प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आपके साथ आज का खेल जिसका नाम है 10 का दम। बच्चों, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि आपने रिक्वेस्ट करी कि सर जल्दी से रे ऑप्टिक्स करा दीजिए, हमें उसमें ट्यूब लेंथ में दिक्कत आती है, प्रिज्म में दिक्कत आती है, लेंस का जब हम टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के अंदर करते हैं तो वहाँ दिक्कत आती है कब कौन सा लेंस क्या काम करेगा। कुल मिला के रे ऑप्टिक्स में कई बार आंसर में साइन का भी लफड़ा होता है, इमेज का नेचर का लफड़ा होता है। तो आज मैं सबसे पहले कमिटमेंट कर रहा हूँ, आज आपका स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक रे ऑप्टिक्स, और इसमें ऐसी बात करूँगा कि आपका जिसमें सबसे ज़्यादा डर लगता है उसी के क्वेश्चन को आप सबसे पहले वहाँ करके आओगे। अगर आपको टेलीस्कोप में माइक्रोस्कोप में डर लगता है तो उसका क्वेश्चन सबसे पहले आज से पक्का हो जाएगा पॉजिटिव स्कोर। और रे ऑप्टिक्स वैसे भी आपके 3 क्वेश्चन कम से कम आते हैं, इस बार भी आ ही रहे, देख रहे हैं अपन 21 में 3, 22 में 3, 23 में 3, तो ये 3 है, मतलब खुशी की बीन है। तो और रे ऑप्टिक्स का खेल ही रे का है। खेल 2 है उसके, या तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। हमें यही मालूम पड़ता है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, बस रे क्या है, उसका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो इंपॉर्टेंट है। तो एक मस्ती की बात कर रहा हूँ, इससे आपका कभी कोई साइन कन्वेंशन गलत नहीं होगा। और जब मैं आपको टेलीस्कोप की बात करूँगा, माइक्रोस्कोप की, तो आपको अपना लगे प्रैक्टिकल लाइफ के कितनी चीज़ आसान होगी, आपका इंटरेस्ट जग जाएगा। तो पहले अपन एक मस्त बात करें ताकि साइन कन्वेंशन कभी गलत ना हो। ऐसे बोलो, क्योंकि रे जारी है, क्या मालूम कब लौट के आ जाए, कब कभी दूसरे में चला जाए, समा जाए, वापस लौट के नहीं आए, यानी कि दूसरे मीडियम पेनिट्रेट कर जाए। तो ऐसे बोले, अरे रे तू कहाँ जा रही है रे, अरे रे तू कहाँ जा रही है रे, तेरे पीछे चलना होगा मारा मारा रे, कब मालूम तो लौट कर वापस आ जाए, यानी बाउंस बैक रिफ्लेक्शन हो जाए, और कब तो दूसरे में पेनिट्रेट कर जा, समा जाए, यानी कि रिफ्रैक्शन हो जाए। और जब आप लाइन लेके चलोगे रे के साथ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आपके दिमाग में रहेगा कि लाइट रे किस डायरेक्शन में जारी है, और उसके हिसाब से आपका साइन हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे अगर मैं बात सीधे करूं, वैसे तो अपने पास फॉर्मूले बहुत है इसके अंदर, लेकिन फिर भी हम इसको जब ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो क्वेश्चन को अपन केवल ऑप्शन देख के भी टिक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि आप उल्टा चलो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और वहां पे आपको आती दिक्कत कि साहब हमारा टेलीस्कोप है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, एक आई लेंस है, किसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो आप देखो टेलीस्कोप यानी मेन काम क्या है, पहले ऑब्जेक्टिव लेंस का, क्योंकि वो देखता है ऑब्जेक्ट को, तो उसका काम है ऑब्जेक्ट को देखना, तो मेन उसका काम है। तो टेलीस्कोप के अंदर पहले ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट देखेगा, बाद में आई लेंस देख पाएगा ना। जब ये देख पाएगा तो मान लो ये हाथ मेरी ओर से ऐसे देखना, आपकी ओर से राइट है, मेरी ओर से लेफ्ट है, 180 ध्यान रखना डिफरेंस। ये अगर मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस है या आई लेंस है, नाम है टेलीस्कोप, इसका मतलब मेन काम किसका है, ऑब्जेक्टिव लेंस का, पहले वो देखेगा, इसलिए हमेशा इसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपका एक सीधा क्वेश्चन हो गया। अगर मैं आपसे कह दूं माइक्रोस्कोप है, तो लास्ट में ढंग से किसको देखना है, आई लेंस को, तो माइक्रोस्कोप में आई लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। और बेसिक जब फॉर्मूला आएगा तो आपको दिख जाएगा कि दोनों में से किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, दोनों की क्या होनी चाहिए, तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। अब मान लीजिए आपके पास ये ऑब्जेक्टिव लेंस आई लेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ट्यूब लेंथ है। बस ऑब्जेक्ट के सामने बात चली, ऑब्जेक्टिव लेंस है, लाइट रे इस डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है, ऑब्जेक्टिव लेंस है आई लेंस की ओर, तो जो मेजरमेंट इसके ऑपोजिट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, लाइट रे से चल रही है, तो इसका यू जीरो क्या हो गया, नेगेटिव। अगर इधर बनता है वी जीरो, अपने आप क्या मिलेगा, पॉजिटिव। जो इसके लिए बाद में यू ई का काम करेगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और इसका इधर ही बन जाए आपके लिए इमेज, तो वी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। भले वो आपके लिए रिलैक्स कंडीशन में बने इनफाइनाइट पर, या स्ट्रेन कंडीशन बने d25 सेंटीमीटर पर। तो आपको अपने आप ध्यान रहेगा कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोर्शन से हमारा कहाँ साइन पॉजिटिव होगा, कहाँ नेगेटिव होगा। खैर अभी हम क्वेश्चन करेंगे, स्टाइल देखेंगे, क्वेश्चन कितनी आसानी से होंगे। फिलहाल एक हल्का सा ग्लांस, केवल एक फास्ट स्लाइड्स को देख लीजिए। फॉर्मूले बहुत हैं लेकिन घबराना मत, हम बहुत कम केस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जरा देखिएगा। ठीक है, पहला पार्ट रिफ्लेक्शन मालूम है, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, बस बेसिक फार्मूला ये याद है, कुछ याद कर सकते हो तो इनमें से एक फार्मूला कोई सा भी याद कर लो जिसमें आपको यू और एफ देते हैं तो वी निकालना होता है, तो उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक, बनाकर एम, जरूरी नहीं सब फार्मूले याद करो, ये सब आपका पढ़ा हुआ है, दिक्कत नहीं। ये फार्मूला कभी कभार काम आ जाता है, यहाँ पे भी और लेंस के अंदर भी। पावर ऑफ मिरर माइनस होता है, डायोप्टर्स की यूनिट है। पावर का मतलब ही क्या है, लाइट रे को मोड़ना। लाइट रे को जितना ज़्यादा कोई मोड़ेगा, भले वो मिरर रिफ्लेक्शन से करे या लेंस रिफ्लेक्शन से करे या स्फेरिकल सरफेस रिफ्लेक्शन से करे या प्रिज्म रिफ्लेक्शन से करे, जितना लाइट रे को ज़्यादा बेंड कर रहे हैं, जितना मोड़ रहे हैं, वो ऑप्टिकल पार्ट की क्या है, पावर है। कभी पावर होती है,
कन्वर्जिंग पावर, कभी होती डाइवर्जिंग पावर। नेचर कन्वर्जिंग है। मिरर अगर आपका कॉन्केव मिरर है, क्या है? कन्वर्जिंग मिरर है। अभी मैं जल्दी बात करूंगा रियल ऑब्जेक्ट लेके, क्योंकि आपके लिए ज्यादा वर्चुअल की बात नहीं करते, रियल में चलें जैसा रियल आता है वास्तव में। तो एज ए रियल ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर हमेशा क्या आपको मालूम है, हमेशा कन्वर्जिंग मिरर है। उधर कॉन्वेक्स लेंस क्या है? कन्वर्जिंग लेंस है। इधर आपका कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है, उधर आपका कॉन्केव लेंस क्या है? डाइवर्जिंग लेंस है। जब दोनों में नाम देख रहे हो कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग, तो दोनों को कॉमन बोल दो। कन्वर्जिंग मतलब एक जैसा नेचर, भाई रिफ्लेक्शन से या रिफ्रैक्शन से। डाइवर्जिंग यानी एक जैसा नेचर, या तो रिफ्लेक्शन से या रिफ्रैक्शन से। इसलिए आपको अपने आप दिख जाएगा कि उनकी पावर कैसे होती है। जितने भी कन्वर्जिंग हैं उनकी पावर हमेशा होती है क्या? पॉजिटिव। और जितने भी डाइवर्जिंग है उनकी पावर क्या होती है? नेगेटिव। ये आपका सिंपल सा स्नेल रूल। इसको हम प्रिज्म में यूज करेंगे तो आप देखना कितने आसानी से, बड़ा बोलने में, प्रिज्म के साथ जो लाइट है इंसिडेंट हुई, प्रिज्म के अंदर फिर रिफ्रैक्ट हुई और दूसरे फेज से बाहर निकल के इमर्जेंट हुई। 3 फिनोमेना चल रहे हैं। जितने भी आपके लाइन से इसके अंदर लगता है स्नेल रूल, एक इंटरफेस पर एयर और ग्लास पर, दूसरा जो बाहर निकल रही ग्लास और एयर पर, तो आप लगाते जाओगे और सीक्वेंस में चलोगे तो अननोन भी सीक्वेंस में निकलते चले जाएंगे। एपरेंट डेप्थ, कई बार एपरेंट डेप्थ का क्वेश्चन आता है। मैं बता दूं क्वेश्चन कहां से आ रहा है। अब आपका यहां तक जो हल्का सा कह दीजिए रिफ्लेक्शन पार्ट भी हो गया और ये रिफ्रैक्शन भी हो गया, जहां तक हम स्लैब तक आ गए तो वहां पर आपका एक क्वेश्चन बन जाता है एपरेंट डेप्थ हो, शिफ्ट हो, कुछ भी हो। अभी हम क्वेश्चन पर आएंगे। और या फिर उसके बाद कह दीजिए सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो दिख रहा है TIR। एक तो तैयार, ये आपका यार, और ये यहां पर हमेशा जब भी आ जाए उसमें हमेशा कलर्स की बात करें विबग्योर, तो वहीं पर बात कर लें और मेरे साथ इस बात को नोट करें। जब भी आ जाए इसके दोनों जो कलर्स एंड कलर हैं उनके लिए ध्यान रखिए। लैम्डा आपको मालूम है किसके लिए मिनिमम, किसके लिए मैक्सिमम, लेकिन अब म्यू वॉयलेट के लिए मैक्सिमम, मैं रेड इसमें दोनों में लिख रहा हूं तो अपने आप किसके लिए मैक्सिमम किसके लिए मिनिमम है। डेल्टा डेविएशन वॉयलेट कलर का मैक्सिमम, लेकिन क्रिटिकल एंगल थीटा सी वो रेड के लिए मैक्सिमम। जहां मैं साइन यूज कर रहा हूं इसका मतलब जो ग्रेटर वो मैक्सिमम है और जो दूसरा वो मिनिमम है। अब आप देख सकते हो अगर TIR के अंदर सबसे पहले अगर TIR होगा तो किसका होगा? वायलेट का होगा। यहां से स्टार्ट होगा सबसे पहले TIR, उसके बाद इंडिगो का, उसके बाद ब्लू का, फिर ग्रीन का, फिर येलो का, फिर ऑरेंज का और लास्ट में रेड का होगा। तो यूं कह सकते हो अगर मान लो ग्रीन का हो गया, इसका मतलब पहले के VIB वेब वायलेट इंडिगो ब्लू हो चुके हैं। अगर मैं कह रहा हूं ग्रीन का नहीं हो सकता या नहीं हो पा रहा या लिमिटिंग कंडीशन है, तो YOR येलो ऑरेंज रेड कभी नहीं होगा। तो आपके अपने आप ये ग्रीन अगर 7 कलर की भी बोले मिड के हिसाब से डिवाइडर काम कर रहा है। अगर ग्रीन लिमिटिंग कंडीशन पर है, मान लो लिमिटिंग का मतलब जस्ट उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको मालूम है तो कि कब होती है TIR कंडीशन। पहली बात तो कंडीशन डेंसर से रेयर में जा रहा हूं, पहली कंडीशन तो ये। और दूसरी कंडीशन जब आपके लिए रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उस समय डेंसर मीडियम में एंगल कहलाता है एंगल के हिसाब से क्रिटिकल एंगल। जस्ट इसके बाद हल्का सा एंगल आपने इससे बढ़ाया थीटा सी से और आपको मालूम है TIR फिनोमेना हो जाता है। तो यहां मैं आपसे कह रहा हूं अगर थीटा सी सबसे कम किसके लिए? वॉयलेट के लिए, तो सबसे जल्दी किसका होगा? वॉयलेट का। अब एंगल बढ़ाओगे तो उसके बाद इंडिगो का, फिर ब्लू का और सबसे लास्ट में किसका होगा? रेड का होगा। तो आप क्वेश्चन को केवल डायग्राम देकर बता सकते हो यार कौन सा कलर तो अलग हो जाएगा, कौन से साथ जाएंगे, कौन सा प्रिज्म के अंदर होगा TIR के लिए और कोई इमरजेंट के साथ बाहर निकल जाएगा। निकलने वाले बाहर की चांस सबसे ज्यादा किसकी? रेड की। और सबसे पहले TIR किसकी? वॉयलेट की। ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहां मार्क कर लो 2024 TIR पक्का। अगर एक ही क्वेश्चन की ऑप्टिक्स देना हो केवल तो मैं सबसे पहले फ्रेमर सबसे पहले TIR का देगा। और ध्यान रखना ये जितने भी फ्रेमर बनाने वाले हैं ना, इनके साथ एक बात जुड़ी हुई है, कोई हर जना नया क्वेश्चन नहीं बनाता है, इनके पास पुराने पेपर के क्वेश्चन भेज जाते हैं। और 2021 से आपका सेक्शन है, सेक्शन बी पैटर्न चालू हुआ है।
तो जितने पेपर हुए हैं, 7 पेपर हुए हैं कुल मिलाकर अभी तक, कि उसमें रीपेपर भी हुए हैं, ओवरसीज़ का भी होता है, मणिपुर का भी होता है, इस तरह के पेपर, उन 7 पेपर को भेजा जाए। उन सबको मैंने देखकर चेक करके आपसे बोला है कि आने वाला क्वेश्चन जो यहाँ दिख रहा है वो बहु या बिल्कुल से मिलता जुलता आपको वहाँ दिखेगा 5 मई को। प्रिज्म अब इस पर क्वेश्चन करेंगे, बेसिक मिनिमम डेविएशन कंडीशन, 2-3 चीज़, ये फॉर्मूले इनका देख के घबराओ मत, जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे ना कैसे यूज़ होते नहीं होते। अधिकतर बच्चों को रे ऑप्टिक्स में से डर लगता है कि इसमें फॉर्मूले अजीब से हैं और बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन जिस तरह से आज तक आए हैं और जो आपके 5 मई में इंतजार कर रहे हैं, उसको आप आराम से मस्ती से कैसे करेंगे स्कोरिंग। 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आने ही है, एक आपको बता दिया मैंने, पिक्चर देखी भी लग रही है, जो जरूरत होगी देख लेंगे। हमेशा इसके अंदर जो भी अननोन हो उसको साइन नहीं देते, नोन को प्रॉपर साइन देना है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसको प्रॉपर साइन देना है। इसलिए ब्रैकेट मेथड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भी कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर आज से आया तो उसको ब्रैकेट बना के लिखो, ताकि उसके लिए सेंटर कहाँ चल रहा है, डीओपी के डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, डीओपी के ऑपोजिट है तो नेगेटिव। लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक बात छोटी सी, अगर ये लेंस मटेरियल म्यूएल और एक मीडियम म्यूएम है, म्यूएल अगर म्यूएम के बराबर हो जाओ तो आपको पावर 0 हो जाती है, इसका मतलब लेंस ट्रांसपेरेंट हो जाता है, हम कहते हैं गायब हो गया, जादू के रूप में कहते हैं। अदरवाइज जब भी हम लेंस के लिए बात करें, एयर में अगर किसी ग्लास लेंस, मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ f है, वाटर में कर दे खटाक से आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड 4f हो जाएगी, पावर 1/4 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कह दूं आपने इसके लिए इंडेक्स की वैल्यू, अभी तो वाटर है उसका तो इंडेक्स कम होता है, 4/3 होता है, जबकि ग्लास का 5/2, एक का 1.33 और एक का 1.5। लेकिन मान लीजिए आपने इस ग्लास लेंस को 1.6, 1.7 इंडेक्स वाले किसी लिक्विड मीडियम में डाल दिया, तो अब सीधी सी बात है इस कंडीशन में फोकल लेंथ बढ़ेगी लेकिन प्रॉपर्टी रिवर्स हो जाएगी, लेंस की नेचर चेंज हो जाएगी। जो डाइवर्जिंग था वो कन्वर्जिंग को डाइवर्जिंग हो जाएगा, यानी कि जिसकी फोकल लेंथ पहले पॉजिटिव थी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो आप ऑप्शन देख के फटाक से कर सकते हो, वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन अगर मान लो पहले प्लस फोकल लेंथ थी तो ऑप्शन में प्लस वाले फेल हो जाएंगे, और जो भी वैल्यू माइनस है अगर वैल्यू कम दिख रही है इनिशियल से तो ही फेल हो जाएगा, और आप मुंह जवानी क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ऑप्शन देखकर आपका ये खेल बहुत आसान हो जाता है। और यहाँ पे आप आराम से अपने कंसेप्ट पर इतना स्ट्रांग रहो कि आपको ऑप्शन को फेल करना आना चाहिए। वहाँ किसी प्रकार की कोई घबराहट, छटपटाहट, बोखलाहट नहीं, केवल मुस्कुराहट होनी चाहिए, वहाँ पूरी पावर होनी चाहिए। देखो पावर ऑफ लेंस, लेंस मतलब बारीकी से देखना, तो आपने अगर बारीकी से देखकर ऑप्शन को फेल कर दिया तो कोई माइकालाल आपको नेगेटिव नहीं कर सकता, उस जगह स्कोर पॉजिटिव होगा। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर अपन एक चीज़ हल्की सी बोल दें, अगर कोई लेंस है, आपको इसकी प्रिंसिपल एक्सेस है, एक प्लेन आपने ऐसे लेके काटा जिसमें इसकी प्रिंसिपल एक्सेस कंटेंट है, तो 2 पार्ट ऐसे बन जाएंगे। अगर इसकी यहाँ पे f और पावर p है तो इस केस में यहाँ पर अभी भी इसके लिए f और p रहेगा, लेकिन अगर इस केस में अगर ये f और p है तो फोकल लेंथ तो 2f और फोकल लेंथ डबल, तो पावर क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी। अब आपको मालूम है अगर 2 पार्ट हो, एक पार्ट ऐसा हो लेंस का और एक पार्ट ऐसा हो, तो जहाँ फोकल लेंथ ज़्यादा होगी वहाँ पे लाइट रेस ज़्यादा डिस्टेंस आगे कन्वर्ज होगी, जहाँ 2f ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा कन्वर्ज होगी, जहाँ f है वहाँ पे जल्दी कन्वर्ज हो जाएगी। छोटी छोटी बातों को बस हमको क्वेश्चन में देखना है और हम ऑप्शन को फेल कर पाएंगे। चलिए इसके बाद ये न्यूटन फॉर्मूला यहाँ भी आ गया। इसमें हमेशा आपको ध्यान रखना x1 x2 क्या होता है, जो फोकल पॉइंट है उससे ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस। तो कई बार इस पर ग्राफ का क्वेश्चन अच्छा बनता है, अभी देखेंगे आगे। सिंपल माइक्रोस्कोप, इसको तो तरीके से कराऊंगा मैं आपको, सिंपल माइक्रोस्कोप हो कि कंपाउंड हो या टेलीस्कोप हो, ये सब बाद में कराएंगे। बच्चे इन चीज़ों से डरते हैं, कई बार सिंबल से डरते हैं, माइनस आ गया, कहीं पे मॉड आ गया, ये लेंथ ऑफ ट्यूब आ गया, खुद की लेंथ कम हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं, सब आराम से हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसकी बात करूँ टेलीस्कोप, एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, टेलीस्कोप से आ रहा है, कुल मिला के टेलीस्कोप हो कि माइक्रोस्कोप हो, ज़्यादा आसान बच्चों के लिए होता है टेलीस्कोप, उसमें भी ज़्यादा दोनों की कंडीशन कौन सी, रिलैक्स कंडीशन। तो ये जो रिलैक्स कंडीशन टेलीस्कोप की हो कि माइक्रोस्कोप की हो, दोनों को आराम से देख लो। इसमें आप देख रहे हो F0/FE, जैसे इसमें आप यहाँ देखोगे
तो हम कई बार U0 को कई बार कह सकते हैं F0 के बराबर, इसको बोल सकते हैं L, लेंथ ऑफ ट्यूब के बराबर। तो लेंथ ऊपर कांस्टेंट हो गया, D कांस्टेंट हो गया, नीचे आ गया F0 Fe। तो यहाँ तो F0 Fe दोनों नीचे डिनोमीटर में है, जबकि F0 Fe है। तो आप देख सकते हो कि किसकी फोकल लेंथ, अगर हम F0 बढ़ा दें, यहाँ तो MP बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ F0 नीचे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम इनको देख के बता सकते हैं कि इसके लिए क्या होना चाहिए। अगर MP ज़्यादा करना है तो F0 ज़्यादा, Fe कम होना चाहिए। देखिए अपने आप ही F0 ज़्यादा, जो मैं शुरू में कहा था, मेन काम किसका है, ऑब्जेक्ट को देखना, इसलिए ऑब्जेक्ट लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ देख रहे हो कि दोनों नीचे हैं, U0 को मैं F0 बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, लगभग करके -V0 अपॉन F0, और V0 को भी अपन L लिख देते हैं, LD ऊपर हो गया, नीचे F0 Fe हो गया। अब दोनों नीचे आ गए हैं, किसके अंदर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, और कौन सी, रिलैक्स कंडीशन में। जब कुछ नहीं बोले तो नॉर्मल एडजस्ट मतलब रिलैक्स कंडीशन, इधर भी रिलैक्स, इधर आपके दोनों नीचे हैं। F0 कम हो तो भी MP ज़्यादा, Fe कम हो तो भी MP ज़्यादा, लेकिन इन दोनों के अंदर मेन काम किसका होता है, आई लेंस का, इसलिए नॉर्मली Fe हमेशा F0 से ज़्यादा होता है। यहाँ देख रहे हैं F0 ज़्यादा तो MP ज़्यादा, Fe कम तो MP ज़्यादा, लेकिन मेन काम किसका होता है, आई लेंस का, F0 की वैल्यू Fe ज़्यादा होती है। तो ये जवाब सीधा आपके एक केवल IQ से है कि मेन काम टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस का है, और माइक्रोस्कोप में जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें आई लेंस का है। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखें जरा, बीच में उजरत होगी और समझा देंगे। बहुत कम केस पे पेन चलाऊंगा मैं, डायग्राम शोन दिख रहा है सीधे, ये लाइट रे रिफ्लेक्शन का फोकस से पास होगी तो क्या हो जाएगा, P, खत्म, P। कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ, इमर्जेंट वाटर मिरर, वाटर में फोकल लेंथ डिपेंड नहीं करती मीडियम पर, वही की वही रहेगी। What distance from a concave mirror of focal length 10 cm must an object be placed image double size, डबल मतलब कुछ भी हो सकती है, इन्वर्टेड भी, इरेक्टेड भी, इसका M प्लस -2 कुछ भी हो सकता है, यानी कि दो ऑप्शन पॉसिबल होंगे, +2 से एक होगा और -2 से होगा। मुझे मालूम है कि नॉर्मली मैं इसके अंदर जानता हूँ V = UF अपॉन U माइनस F, और M इसके हिसाब से बना सकते हैं -V अपॉन U। ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मुझे लगा कि यहाँ पे दो पॉसिबल है, एक M +2 से भी आएगा और एक M -2 से भी आएगा, इसलिए मैं सीधे बोलूँगा ये जवाब। क्यों मैं टिक करूँ, क्यों मैं कैलकुलेशन करूँ, क्यों मैं सोचूँ, कैलकुलेट करके निकालूँ, आगे बढ़ूँ, विश्वास रखूँ। कॉलम 1 कॉलम 2 M इस ठीक है। अब जरा इसको देखिए, कई बार इसको देख कर देता मैं, चीज कैसे करेंगे, स्टार्ट तो करो हिम्मत करके, स्टार्ट तो करो स्माइलिंग फेस से। -2 यानी कि इन्वर्टेड और रियल, और -2 यानी कि यहाँ पर आपके पास, हम इसको रियल के लिए कॉनकेव भी कह सकते हैं, यानी एक के साथ B और एक के साथ C दोनों होने चाहिए। अगर M -2 है और अपने लिए कॉनकेव भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, तो एक के साथ B और C देखिए, एक के साथ A गलत, एक के साथ A गलत, एक के साथ B सही, एक के साथ C गलत, मेरा ऑप्शन यही आंसर हो गया। फिर भी चेक कर ले, चलो M = -1/2, -1/2 यानी अगेन B के साथ C तो हो गया, और -1/2 यानी कि हम इसके लिए वापस से कह सकते हैं कॉनकेव, इसका मतलब B के साथ BC, ये भी सही है। M = +2 मतलब वर्चुअल, और +2 मतलब अगेन कॉनकेव, कि कॉन्वेक्स तो हमेशा डिमिनिश बनती है, तो अगेन आपका C के साथ B और D आ गया, B और D ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन जो आपने आंसर डिक्लेयर कर दिया उसको चेक भी कर रहे हो, और आगे चलो, जबकि आपका क्वेश्चन हो चुका था, कॉन्फिडेंस था कि आपका आंसर हो चुका था, फ्यू सेकंड्स में हो चुका था, फ्यू सेकंड्स में, लेकिन अपन क्रॉस चेक कर रहे हैं, +1/2, और इसका मतलब एक तो वर्चुअल, और अब ये हो सकती क्या, कॉन्वेक्स, तो D के साथ A और D के साथ D, A और D ये भी सही हो गया। कुल मिलाकर दिस इज योर फाइनल आंसर। तरीका समझ में आ रहा है, एक से केवल आप क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं, स्कोर आपका पॉजिटिव हो चुका है। बीम ऑफ ठीक है, इंसिडेंट वर्टिकली ऑन ए ग्लास स्लैब, थिकनेस 1 सेंटीमीटर, ये रिफ्लेक्टेड हो गई एक तो,
दूसरा पार्ट गया, वो वापस आएगा, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बैक सरफेस, टाइम डिले बिटवीन दिस टू। तो आपको मालूम है जो भी इसकी थिकनेस है, इसको यहाँ से इसका स्पीड अगर यहाँ मालूम है ग्लास में CG, तो मेरा जो भी टाइम है ये कुछ भी मान लो D। अब A तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई और एक इसके अंदर जाकर और वापस लौट के आएगी। इसका मतलब जो भी इसका सेपरेशन के हिसाब से डिस्टेंस ट्रेवलिंग डबल D हो जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा इसका 2D/CG। ये तो खटाक से लौट गई तो इसको तो आप इक्वल टू 0 मान लो। इसके बाद जितना इसको टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है वो टाइम डिले कहलाएगा। अब मेरे पास ये दे रखा है, CG को लिख सकता हूं मैं C air/μ, 2D म्यू ऊपर अपॉन C air। ये आपको मालूम है, ये आपको मालूम है, आपको मालूम, T निकाल लीजिए, खत्म। इतना सा सोचना था कि बस लाइट रे के साथ चलो। एक तो यहीं से हो गई, उसको नाम दे दे A, और दूसरा जो जारी अंदर जारी फ्रैक्शन, अंदर गई D अंदर चली वापस लौटी, और उसके हिसाब से और इमर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बैक सरफेस, टाइम डिले बिटवीन देम। अगर यही इसके लिए पूछ लेते तो फिर एक ही D होता। ध्यान रखना किसका पूछा, ध्यान रख के कर लेना। जो वापस लौट के ऊपर की सरफेस से निकल रही है उसमें 2D ट्रैवलिंग होगी, और नीचे की अगर से निकल रही है तो D/D ट्रैवलिंग होगी। ट्रेवल डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर, एयर के हिसाब से मान लीजिए t1 हो गया, स्पीड मान लो c0, ये पहला पार्ट। दूसरा 10x इन टाइम t2, दूसरे मीडियम में t2 डिस्टेंस 10x, मान लो स्पीड उसकी cm। अब पेन चलता जाएगा, 10x cm को लिख दिया C0/μ। आपका ये हो गया, म्यू ऊपर आगे चला गया, 10 ऊपर है, x/C0, वो पहला क्या था t1, तो t2 बराबर बन गया मेरा 10 म्यू t1। तो म्यू हो गया मेरा t2/10 t1। क्या पूछा है, क्रिटिकल एंगल। आप जानते हो क्रिटिकल एंगल साइन थीटा c, ये तो आपको मालूम होना चाहिए 1/μ, या म्यू इज इक्वल टू कह दीजिए, यहाँ से रख दीजिए साइन थीटा c। ऊपर चला जाएगा आपका 10 t1, नीचे हो जाएगा t2, तो थीटा c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 10 t1/t2। फ्लो में चलते रहे, जैसा बोला करते चले गए। इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म म्यू, एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री बोल दिया तो उसको बना लेते हैं ऐसे, प्रिज्म एंगल A। वन ऑफ द रेफरेंस सर्फेस प्रिज्म मेड ए मिरर टुवर्ड इनवर्ड्स। ओके, ये इसको सिल्वरिंग कर दिया अंदर से, ठीक है, इसको ऐसे दिखा दिया अपन ने। अपने आप ये लाइट यहाँ से कहीं से एंटर करेगी, कलर चेंज कर लेते हैं। बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंटरिंग द प्रिज्म फ्रॉम द अदर फेस विल रिट्रेस पाथ, रिट्रेस इस पाथ, बस ये बात इंपॉर्टेंट है। ये 90 डिग्री रिट्रेस मतलब वापस ऐसे जा रही है। ये 30, ये 90, तो ये एंगल हो जाएगा 60, ये 60, तो ये 30। ये 30 क्या एंगल बन गया, ये एंगल हो गया आपका R। और ये है मेरे लिए स्नेल रूल, इस इंटरफेस पर यहाँ पे एयर है और ये ग्लास है। लगा स्नेल रूल, 1 साइन I इक्वल टू म्यू, R कितना है 30। क्या पूछा आपसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द प्रिज्म इज व्हाट, I पूछा है। म्यू कितना दिया है √2, साइन 30 √3, साइन 30 कितना होगा 1/2, सॉरी साइन 30 1/2 यानी कि 1/√2, तो I इक्वल टू 45 डिग्री। और लिखने में नीचे दिक्कत आ रही है इसलिए सा I इक्वल टू 45। मैं यहाँ करता ज़्यादा जल्दी फास्ट होता। ये आपके पास R30 है, साइन 30 1/2, 1/√2 साइन I इक्वल टू 45 डिग्री। केवल क्वेश्चन के साथ, फ्लो के साथ, रे के साथ चलिए, अपने आप वो आंसर तक पहुँचाएगी। When the rectangular metal tank is filled to the top with an unknown liquid,
कई बार क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे आप सीधे यहाँ आ जाओगे, दिख रहा है आपको ये डेंसर है और ये रेयर है, दिख रहा है यहाँ पे 90 है, ये 90 है, इसका मतलब यहाँ पर नॉर्मल पे क्या हो गया, ये अपने लिए थीटा सी हो गया। तो मेरे को सीधा दिख रहा है कि इस कंडीशन में अगेन लगा दो स्नेल रूल। पूछा क्या है, द इंडेक्स ऑफ द लिक्विड पूछ लिया, कर लीजिए फटाक से। ये मेरे लिए 90 है, इस एंगल को मैं बोल देता हूँ थीटा सी, तो म्यू साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 साइन 90, आर 90 और आई थीटा सी। म्यू पूछा है, साइन थीटा सी यहाँ बोलूँगा तो ये एंगल मेरे लिए साइन थीटा सी क्या है, ये मेरे पास 4 है और ये मेरे पास 5 होगी, 3 4 5, तो इसको लिख दिया मैंने 4/5, साइन 91 हो गया। तो म्यू इज इक्वल टू 5/4, 5/4 यानी कि 1.25, 1.25। अब ये नहीं साइन थीटा सी वापस लिख दिया, उसको 1/म्यू लिख दिया आपसे इस समय, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स के हिसाब से देख रहे हैं, ये मीडियम जो भी है उसका म्यू, लेकिन थीटा सी यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है क्या, साइन थीटा सी p/h, दिस इज 4, दिस इज 5, तो 4/5। इसे बच्चे कई बार लिख देते हैं म्यू, इसको लिख दिया 1/म्यू और कैंसिल कर दिया। कुल मिला के आएगा वही, क्योंकि इधर आपका 1 है तो 1 आएगा। एक बार म्यू निकाले कैसे, आ गई बात समझ में, 1/म्यू करके म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, बोले म्यू निकाले कैसे। वाइट लाइट इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ ग्लास, कलर चेंज करें, एश ऑन द फिगर पर आ गए। अब जैसे ही वाइट लाइट मन में आ गया विबग्योर, और जो मैं शुरू में बोला था इस समय ग्रीन जो कि बीच में कलर होता है, मिड कलर, इधर 3 वेब, इधर इसका मतलब 3, अगर ये ग्रीन इस समय लिमिटिंग कंडीशन पर है, यानी कि ब्लू इंडिगो वॉयलेट TIR हो चुका है, यानी अंदर तो रह गया वेब और इधर चला गया क्या, बाहर योर, यानी कि येलो ऑरेंज रेड। आपसे पूछा होगा कि इसमें कौन से पार्ट में क्या है, इधर वाला पार्ट डेंसर, उधर वाला पार्ट रेयर, ये जो भी मीडियम है उधर एयर। लाइट जस्ट टोटली रिफ्लेक्टेड द इमर्जिंग रे, इमर्जिंग रे मतलब ये, इसमें होगा येलो ऑरेंज रेड, येलो ऑरेंज रेड, खत्म। ऑप्शन फिर भी पढ़ लीजिए, लेकिन हमारा जवाब सीधा ये आपका बेस बन गया है। वापस इस चीज़ को एम्फेसिस करना, जब भी कहीं पर भी आपका कोई कलर की बात है, जब विबग्योर को लिख लिया करो। इस समय तो यहाँ पे मिडिल कलर जो दिख रहा है आपका ग्रीन, वो डिवाइडर काम कर रहा है, विब के लिए TIR बता रहा है और बाकी के लिए सिंपल इमर्जेंट बता रहा है, इंपॉर्टेंट। और यही मैंने आपसे कहा था कि एक क्वेश्चन मैं दिखाया 2024 के हिसाब से। तो बच्चों आज से विबग्योर को पूरे फिजिक्स में हर जगह ध्यान रखना। वेवलेंथ आपको मालूम होता है और वेवलेंथ से कौन उल्टे चलते हैं, म्यू क्या है, किसके लिए डेल्टा ज़्यादा, किसके लिए म्यू ज़्यादा, एंड कलर्स का आपको मालूम है, बीच वाले अपने आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब लेते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें आप इसी कंसेप्ट को अप्लाई करिएगा। IIT में आया क्वेश्चन है ये। अब मैंने बोला IIT तो ऐसा हो गया सर हमारे मतलब का नहीं है, ये मत सोचना। जैसे ही दिखा या मन में आ गया विबग्योर, ग्रीन से समझ लेते हैं इसको। ये 45, ये 45, ये 90 पूरा, तो ये भी 45 हो गया। तो यहाँ पे ग्रीन के हिसाब से क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री। मैं इतना सा बोलूँगा, यहाँ पे म्यू की वैल्यू देखिए, रेड की सबसे कम होती है 1.39, इधर दे रखा है ब्लू, वायलेट की जगह चलो ब्लू 1.47, ग्रीन का 1.44। ठीक है, हमको मालूम था कि म्यू वी मैक्सिमम होता है और म्यू रेड मिनिमम होता है। अब आगे चलें, अगर आई की वैल्यू थीटा सी से ज़्यादा हो तो यह आपकी होती है कंडीशन TIR। देखते हैं इसको लेके किसका म्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा कि उसका TIR हो जाए। स्टार्ट करें, और ये हमको मालूम सबसे पहले होता है वॉयलेट का, लेकिन यहाँ पे भी उसके लिए ब्लू है तो ब्लू देख लेंगे। चलिए स्टार्ट किया, साइन लिया दोनों साइड। आई कितना है 45, साइन 45, 1/√2, बस पेन चलता जा रहा है। साइन थीटा सी 1/म्यू, यानी कि म्यू की वैल्यू √2 से ज़्यादा, यानी कि म्यू की वैल्यू जिसकी 1.414 से ज़्यादा हो उस कलर का TIR हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये कलर
ग्रीन इसका भी हो जाएगा, ये कलर ब्लू का भी हो जाएगा, रेड का नहीं होगा। यानी कि ये दोनों कलर तो साथ अंदर मुड़ जाएंगे, ग्रीन ब्लू, और रेड बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसका टी आर नहीं हुआ। सिंपल इमरजेंट, इनका टी आर हो चुका है। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। आप ऑप्शन पे आ जाइए। सेपरेटेड कलर फ्रॉम द, अलग तब लिख सकते हैं, ठीक है, सेपरेट हो गया, जवाब सही लग रहा है। ब्लू कलर गलत, ऑल थ्री कलर फ्रॉम गलत, फर्स्ट आंसर। क्या लगा, कोई IIT दम है क्या? कॉलर ऊपर करिए अपनी। प्रिज्म, हल्का सा रिकॉल करा रहा हूँ कि प्रिज्म में जब एक लाइट रे के साथ चलोगे तो कितने अननोन आपको दिखते हैं, तो भी आप कैसे आराम से सॉल्व करते जाओगे क्योंकि आप लाइट के DOP के अकॉर्डिंग चल रहे हो। यहाँ मैं अलग अलग कलर करूँ तो अच्छा रहेगा। ये I1, चलो बना लेते हैं। ये I2, ये R1, ये R2, ये A, ये एयर यानी 1, ये ग्लास यानी म्यू, और अगेन ये एयर यानी 1। एक यहाँ पर इंटरफेस फर्स्ट और एक यहाँ पर सेकंड। अगर आप यहाँ पे लगाते हो, स्नेल रूल लगाते हो, तो सबसे पहले मन में बोलते हुए 1 sin I1 म्यू sin R1। आपको ज्योमेट्री से मालूम होता है इसके अंदर हमेशा A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, हमेशा। आगे चलें, अब आप जा रहे हो लाइट रे के साथ रिफ्लेक्टेड से इमरजेंट में, यानी अब ग्लास से जा रहे हो एयर में। अगेन आप लगा दिया स्नेल रूल, तो अब वो म्यू sin R2 1 sin I2। कई बार I2 को E भी लिख देते हैं, इमरजेंट के साथ E भी बोल देते हैं, ठीक है। और लास्ट में आप बोलते हो डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A मतलब R1 प्लस R2। अब इमेजिन करिए मैंने आपको इस क्वेश्चन में केवल एक थॉट देखिएगा, मैंने आपको म्यू दिया, I1 दिया और A दिया, I1 दिया, म्यू दिया और A दिया। अब मैं आपसे लगातार पूछूंगा, आप निकालते चले जाओगे रे के साथ। I1 दिया, म्यू दिया, यहाँ से क्या निकलेगा R1, जिसको दिखा रहा हूँ सर्कल में, यानी उस पर फोकस है, उसको निकाल रहे हैं। यहाँ से निकलेगा R1, इसको यहाँ रख दूंगा, A मालूम है तो क्या निकल जाएगा R2। म्यू मालूम है, यहाँ रख दूंगा R2, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये रख दिया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा I2 निकल जाएगा। इस I2 को रख दूंगा, I1 दे रखा था यहाँ रख दूंगा, A मेरे को दे रखा था यहाँ रख दूंगा। इसका मतलब मैं क्या निकालूंगा, डेल्टा निकालूंगा। यानी मैंने स्टेप बाय स्टेप कितने नो निकाले, एक यहाँ निकाला सबसे पहले, I1 म्यू A से R1 निकला, R1 के बाद यहाँ से R2 निकला, R2 रखा तो यहाँ से I2 निकला, और I2 I1 A रखने पे डेल्टा निकला। यानी 4 अननोन में सॉल्व कर चुका हूँ। 4 अननोन का क्वेश्चन था, R1 भी आ जाएगा, फिर R2 आ जाएगा, फिर I2 आ जाएगा और डेल्टा आ जाएगा। जनरली हम 2 अननोन या कभी कभी 3 अननोन क्वेश्चन करते हैं, लेकिन 4 का भी है, लेकिन क्यों, एक सीक्वेंस में है, इसलिए आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को जरा यहाँ देखें, जो आपके ग्राफ दे रखा है, अब आपको आसान लगेगा। आपको दिख रहा है ये मिनिमम डेविएशन है, और मिनिमम डेविएशन में I1 इक्वल टू क्या होता है, I2। तो ये जनरल डेविएशन है, तो जनरल में ये क्या हो गया, I1 हो गया, ये क्या हो गया, I2 हो गया, ये क्या है, डेल्टा। तो लगा दिया यहाँ पर आपने सीधे, और पूछा क्या है इसने, अब बताओ इस ग्राफ से एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा। खटाक से बोलिए 15 प्लस 60, ये निकालना है, और डेल्टा क्या है 30। इसका A इज इक्वल टू 75 माइनस 30 यानी कि 45। कैसा लगा क्वेश्चन? अब आराम से हंस रहे हैं, पहले फंस रहे थे, अब हंस रहे हैं। रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म इज A, प्रिज्म कोट A/2, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब मैं अगर ट्रिक से करूं तो मुझे मालूम है कि यहां पर A प्लस डेल्टा M/2 होता है I इक्वल टू, इतना सा बोलूंगा बस, A प्लस डेल्टा M/2 होता है I इक्वल टू। आप बाद में लिखते हो म्यूजिकल टू साइन I के हिसाब से A प्लस डेल्टा M/2, आपको ध्यान आ जाएगा। क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड, लेकिन इसको आप 4 ऑप्शन से मैं कैसे करूँगा देखेगा,
क्योंकि आपको म्यू दे रखा है cot a/2, इसको लिखो cos a/2 अपॉन sin a/2, ये sin a/2 कैंसिल हो जाएगा, cos a/2 लिखोगे sin 90 माइनस a/2, फिर दोनों जगह साइन हटा दोगे और फिर आपका आराम से रह जाएगा इधर 90 माइनस a/2, इधर रह जाएगा आपका a प्लस डेल्टा m/2, और आप उसके बाद आराम से निकाल सकते हो a/2 जगह प्लस हो जाएगा, इधर आके ये 180 माइनस डेल्टा हो जाएगा, 180 माइनस 2a हो जाएगा। लेंस इज मेड ऑफ 3 डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे बोला लेंस 3 मेटेरियल का या 3 म्यू है तो 3 फोकल लेंथ होंगे, 3 फोकस पॉइंट यानी 3 फोकल लेंथ होगी, जितने भी हो, क्योंकि आपको मालूम है लेंस में का फॉर्मूला 1/f, यहाँ म्यू चलता है, म्यू की जितनी वैल्यू डिफरेंट, 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, कितने बोली वैल्यू 3 डिफरेंट तो 3 इमेजेस, 3 फोकस। फोकस मतलब जहाँ पे लाइट रे कन्वर्ज होती हैं, इसका मतलब रियल इमेज बनती है। बायोकॉन्वेक्स 1.5 म्यूएल 20 सेंटीमीटर एयर में 1.6। अब मैं इतना सा बोलूँगा, अगर म्यूएम की वैल्यू नॉर्मली नो डाउट लेंस से कम होती है, लेकिन एयर के कंपेयर किसी और मीडियम में करें, जैसा आपको मालूम है अगर इस एयर के जिसको वाटर में करता खटाक से वाटर में क्या जाती 4 गुनी हो जाती, ये आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड है। इसका मतलब किसी भी मीडियम में करोगे जब तक उसका म्यूएल से कम है फोकल लेंथ इंक्रीज होगी, लेकिन नेचर वही रहेगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर म्यूएम की वैल्यू म्यूएल से ज़्यादा है फोकल लेंथ बढ़ेगी भी, लेकिन नेचर रिवर्स हो जाएगा, ऑपोजिट प्रॉपर्टी हो जाएगी, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बन जाएगा, यानी फोकल साइन क्या हो जाएगा लेंथ का नेगेटिव। तो मेरा जवाब हो गया प्लस तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ 1.6 1.5 से ज़्यादा है, म्यूएम की वैल्यू म्यू लेंस से ज़्यादा है, 1.6 म्यू एल और 1.5 म्यू ग्लास, अरे यार म्यू एम, इससे ज़्यादा है, इसका मतलब नेचर चेंज होगा, पॉजिटिव वाला क्या होगा नेगेटिव, लेकिन बढ़ना भी है तो ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर मेरा ये हो गया। मैं क्यों सॉल्व करूँ, वापस समझना कैसे अपन कर रहे हैं। जब भी हम इसको एयर के अलावा किसी और मीडियम में करेंगे फोकल लेंथ बढ़ेगी, लेकिन अगर उसकी वैल्यू म्यूएम की वैल्यू म्यूएल से ज़्यादा है तो प्रॉपर्टी साइन उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव वाली क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब जो पॉजिटिव अप नेगेटिव हो चुकी है, इसका मतलब दोनों आंसर खत्म, लेकिन बढ़ेगी तो इसलिए ये भी खत्म, तो आंसर क्या रहेगा 160। सॉल्व करोगे आएगा, लेकिन एग्जाम में आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, विश्वास होना चाहिए। कट इनटू 2 सिमेट्रिकल हाफ बाय प्लेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल एक्सिस, इसका मतलब आपने इसको ऐसे काटा है, आपको मालूम है वही की वही, कोई चेंज नहीं, इसका मतलब पावर भी वही और फोकल लेंथ भी वही। और आप ऐसे काटते, शुरू बता दिया मैंने आपको ऐसे, तो ये इस केस में आपको मालूम है 2f तो हो जाएगी फोकल लेंथ, पावर हो जाएगी आधी। 4D कैप्ट इन कॉन्टैक्ट कर लेंगे आराम से, सिंपल क्वेश्चन, बस आपको केवल बताया ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कि आप घबराए ना, आराम से कर लेंगे। पावर निकाल लीजिए और बाद में जब पावर आ गई डायप्टर में और आपको उसको कन्वर्ट करना है इफेक्टिव फोकल लेंथ में, तो 100 अपॉन अगर P करते हो तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगी अपने आप, और 1 अपॉन P करते हो तो वो मीटर में होगी, वो आप जानते हैं लेंस से, इसलिए साइन प्लस रहता है, मिरर में आपको मालूम माइनस होता है। बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कभी, तो वो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इसलिए पेपर का राउंड का तरीका, फर्स्ट राउंड में टेक इट इजी मेक इट इजी, वो सेक्शन ए में हो कि सेक्शन बी में हो, वो क्वेश्चन आपका पहले आराम से हो जाना चाहिए, ताकि आपकी पावर बढ़ जाए अगर आपने ऐसे पावर वाले क्वेश्चन कर ली। ठीक है, आगे बढ़ाएं अपनी पावर। लेंस चल रहा है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ग्लास लेंसेज ईच हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 प्लेस विद देयर कॉन्वेक्स सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ये तो अपना भाई सिस्टम के साथ तैयार हो गया। इंटरवेनिंग स्पेस फिल्ड विद ऑयल ऑफ इंडेक्स, इसका मतलब ये जो है इसमें आपने ये ऑयल भर दिया, तो आपके पास एक तरह से 3 लेंस बन गए, ये दोनों आइडेंटिकल दिख रहे हैं FF, और इसको मान लो कोई F', तो मेरे पास इतना सा जवाब है 1/f, कलर चेंज करें,
1 अपॉन एफ, इन दोनों को पहले एक साथ बोल दें, प्लस 1 अपॉन एफ डैश। मैं केवल इसको लिख के बता दूं आपको कि अगर लाइट रे इधर से आ रही है तो इसका इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि माइनस साइन पड़ेगा, इसका इधर तो ये प्लस साइन होगा। मैं एफ की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसकी तो इनफाइनाइट, इसकी इनफाइनाइट, इसका तो आपकी जो वैल्यू आनी सेम आनी है, ठीक। और एफ डैश के लिए अगर बोलूँ, एफ डैश के लिए इधर वाले का साइन माइनस आर, इधर वाले का प्लस आर। जब f की बात करेंगे एक इनफाइनाइट एक माइनस आर, इधर की बात करेंगे एक इनफाइनाइट प्लस आर है, ठीक है। और जब f डैश की बात करेंगे जो ऑयल के कारण बन रहा है लेंस बीच में, उसमें हम बात करेंगे ये वाले के हिसाब से इधर पड़ रहा है तो माइनस आर, इस वाले कर्वेचर को देख के इसका सेंटर दे तो प्लस आर। और आप हो तैयार, लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। एक बार मैं यहाँ पे 1 अपॉन एफ को लिख के छोड़ रहा हूँ, म्यू आपके लिए 1.5 माइनस 1 एक का बना रहा हूँ, ये है माइनस माइनस से, ये तो 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस से प्लस हो जाएगा, इसको आप r को 20 रख देना, 1.5 माइनस 1 यानी कि 1/2, और ये 1 अपॉन 20 यानी कि 1 अपॉन 40, जो ये आएगा वो जवाब ये आएगा। तो ये दोनों तो हो गए। अब 1 अपॉन एफ डैश को लिख देते हैं जो कि ऑयल का बनेगा, और फिर बाद में रख देना 1 अपॉन एफ डैश। इस सब में आपके लिए है 1.7 माइनस 1, 1 अपॉन आ रही वाला माइनस, तो माइनस 1 अपॉन 20, और ये प्लस, लेकिन साइन बीच का क्या रहेगा, इसको और इसे लिखता हूँ, इसका साइन माइनस है यहाँ पर, तो अभी भी साइन क्या रहेगा, माइनस बना रहेगा। इसका मतलब ये मेरा हो जाएगा -2 अपॉन 20, तो 1.7 माइनस 1 जगह कम पड़ रही 0.7 इंटू माइनस 2 अपॉन 20, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एफ डैश। 0.7 हटाया एंड 2/20 माइनस साइन चल रहा है, 14/100 1 अपॉन एफ डैश। गलत तो नहीं गया, 1.7 0.7 ठीक है, -2 अपॉन 20, ब्रैकेट ब्रैकेट तो अच्छा रहता है, ठीक है। और ये हो गया आपका 0.7 हटाया 2/20, हाँ वही गलती पकड़ में, 2/10 को लिख दिया 200, 2/20 2/20। तो ये आपको हो गया -7/100 1 अपॉन एफ डैश। उठा के रख दीजिए बस और सॉल्व कर लीजिए, जो आ जाएगा। तो एक प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन, कंसेप्चुअली थॉट के लिए अच्छा क्वेश्चन, केवल हल्का सा पेन चलाने का टाइम लेगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपके आ चुका है नीट में, आइडिया आपके पास होना चाहिए, गुणा भाग आपको करना आता है। चूज द करेक्ट रे डायग्राम ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स थिन लेंस विच इज कट एज शोन। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर पार्ट ये जो है ये वो है जिसको अपन ऐसे काटते हैं तो 2f हो गया, जबकि f ही रहा। 2f मतलब ज़्यादा फोकल लेंथ, यानी लाइट रे फोकल लेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब फोकस पॉइंट के साथ दूर जाके मर्ज होगी। तो मुझे देखना है कि इस वाले पार्ट का फोकल पॉइंट ज़्यादा है, फोकल लेंथ ज़्यादा है, तो इसकी रेस ज़्यादा डिस्टेंस पे कन्वर्ट होनी चाहिए। ये उल्टा हो गया, ठीक है, एक जगह गलत, बिल्कुल गलत। ऐसे लिख रहा हूँ, ये 2f और f, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है इसलिए इसका फोकस पॉइंट के हिसाब से ज़्यादा डिस्टेंस जाके कन्वर्ज होगी। Beam of light at a point P. Now a lens is placed in the path of converging beam. ठीक है, अलग दिख जाए इसलिए अलग कलर। ये लाइट बीम ऐसे आ रही थी, नॉर्मली पहले यहाँ पे ये आराम से कन्वर्ज हो रही थी, लेकिन बीच में आपसे बोला कि एक लेंस रख दिया जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये पॉइंट P है। अब ये लेंस के साथ पूछेंगे कि अब ये कितने डिस्टेंस पर या तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा या कितने डिस्टेंस में फोकस होगी। देखते हैं, डायग्राम को आगे बढ़ाएं।
इस लेंस के लिए जिसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी 20, ये पॉइंट हो गया, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट, और ये बन जाएगी इमेज। डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज डायरेक्शन में इसका मतलब ऑब्जेक्ट का साइन भी पॉजिटिव आएगा डिस्टेंस के लिए और इमेज का भी पॉजिटिव आएगा। आराम से अप्लाई कर लीजिए। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस है, ओहो लेंस, ऐसी गलती नहीं हो जाए। ये आपको मालूम है साइन क्या मिल रहा है, इसके डिस्टेंस देखिए कितनी, 12 फ्रॉम p, इसका मतलब यहाँ पे ये 12 है। ये आपको निकालनी कितनी होगी, रख दीजिए। साइन दोनों के लिए पॉजिटिव नहीं, पहले अननोन को साइन हम दे नहीं रहे, फिर भी दिख रहा डायग्राम में कि प्लस आना चाहिए। u को मिला -12, f कितनी है 20, 1/v 1/20 प्लस 1/12, 60, 20 दिया 60, 12 पंजे 60, 1/v तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 60/8, 8 हो 7 56, 4 8 पंजे 40, यानी कि अब ये उसी डायरेक्शन में 7.5 सेंटीमीटर कॉन्वर्स पॉइंट आ जाएगा। प्लस माइनस आएगा नहीं, क्योंकि हमने डायग्राम देख लिया था, तो ऑप्शन तो फेल ही हो गए। ऑप्शन ऐसे फेल कर सकते, डायग्राम बनते आप सकते हो कि साइन पॉजिटिव आएगा इसलिए माइनस तो आएंगे, चेक भी हो गया, और 7.5। तो क्योंकि डायग्राम इंपॉर्टेंट है, जैसा बोला ऐसा कर दिया, कुछ भी नहीं किया, दिमाग लगाए नहीं, आराम से बिल्कुल लेंस को रखा, बना दिया। डायग्राम बता रहा है कि साहब कन्वर्जिंग पॉइंट पास आ जाएगा, पास आ जाए तो 15 भी नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या को सॉल्व करूँ, ये बात भी सही, मैंने क्यों सॉल्व किया, ये भी नहीं होगा, पास आ रहे तो ये भी नहीं होगा, तो अपने आप ही जवाब ही हो गया। एग्जाम में तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, प्लस आ रहा है इसलिए दोनों माइनस साइन फेल, पास आ गया इसलिए 15 भी नहीं हो सकता, 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 7.5। In experiment, to measure the focal length of a convex lens, the magnitude of object distance, image distance with respect focal length, ये इसका समझ गया, अब न्यूटन फार्मूला चला गया, सीधा होता है f² इज इक्वल टू x1 x2 या f इज इक्वल टू √ x1 x2, न्यूटन फार्मूला। इस जगह मैं देख रहा हूँ कि दोनों के हिसाब से चीज़ बराबर है, यानी कि मतलब ये यहाँ पर एक तरह से x1 x2 दोनों 20, तो मेरा क्वेश्चन ख़त्म। क्या बात है भाई, मज़ा आ गया, ऐसे हलवा क्वेश्चन आने चाहिए। कहाँ तो ग्राफ से डर रहे थे और देखा तो इतना सा काम है। हमको मालूम है जहाँ पे ऐसा पॉइंट जहाँ पर एक साइड अगर 2f है, दो साइड भी क्या होगा 2f, लेकिन हमको मालूम पड़ गया कि डिस्टेंस के हिसाब से x1 x2 है, ये डिस्टेंस 20 तो हमारे फॉर्मूले रखा सीधे f² इज इक्वल टू 400 वापस √20। If the focal length of objective lens increase the magnifying power, अब आपको ये ध्यान है कि हम किसके लिए बात करें, तो उसको लिख दें। अभी मॉड कर देता हूँ। अगर f0/f लिख रहा हूँ तो टेलीस्कोप, और अगर माइक्रोस्कोप की बात करूँ तो जो मैंने बताया था कुछ देर पहले LD/f0f। कुछ नहीं बोले तो नॉर्मल कंडीशन में, रिलैक्स कंडीशन में, वैसे रिलैक्स करना चाहिए, क्वेश्चन को लेकर चलें। नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलो या रिलैक्स आई बोलो, रिलैक्स भी रिलैक्स। तो अगर हम इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस को बढ़ाए हैं तो भाई ये बढ़ा तो ये तो बढ़ेगी, लेकिन ये बढ़ा तो ये कम होगा। टेलीस्कोप डिक्रीजेस, गलत। माइक्रोस्कोप बहुत इंक्रीजेस, गलत। बहुत डिक्रीजेस, गलत। माइक्रोस्कोप विल बी डिक्रीज एंड टेलीस्कोप विल बी इंक्रीज। ओके, अब एक क्वेश्चन आपका इधर आने वाला है जो कि आपका चालू हो चुका है। टेलीस्कोप पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन, अब आगे हल्का सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। लेंथ है 50 सेंटीमीटर, यूज मैग्निफिकेशन लाइन इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। जैसे ही बोला नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है, एमपी की न्यूमेरिकल वैल्यू 9 है, लेकिन हमको मालूम लेंथ ऑफ ट्यूब नॉर्मल में होता है f0 + fe, यानी दोनों का सम क्या आना चाहिए, 50 आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, यही तो होगा। काय को सॉल्व करूं मैं, दोनों का सम क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। बाद में आपको पूरा सॉल्व करना तो आपको मालूम है f0/f इज इक्वल टू 9 और f0 + f इज इक्वल टू 50। सॉल्व कर लोगे तो अलग अलग f0 भी आ जाएगा, f भी आ जाएगा। लेकिन जब चार ऑप्शन दे रखे हैं तो दोनों का सम क्या होना चाहिए, जब कंडीशन दे रखी नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी कि रिलैक्स कंडीशन, L इज इक्वल टू f0 + f, तो जो ऑप्शन से आपको सम करके दे दे 50, वो आपका आंसर हो गया। और आपको मालूम है ये टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप में किसकी वजह ज़्यादा होनी चाहिए,
F0 ज़्यादा होना चाहिए, तो देख सकते हो F0 45 है जबकि Fe 5 है। ये अपना थियोरेटिकल कंसेप्चुअल चेक भी हो गया। फिर टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव आई पीस ऑफ फोकल लेंथ, ये F0 हो गया, ये Fe हो गया, और इससे ज़्यादा होती ठीक है। टू एन ऑब्जेक्ट, चलिए सा ऑब्जेक्ट को व्यू करना है, हल्का सा बना लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आई लेंस, ये इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव 40 सेंटीमीटर, ये इसकी Fe 4 सेंटीमीटर, ये मेन प्रिंसिपल एक्सेस ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा DOP। या बस आप मन में सोच सकते हैं, लेकिन बस अब इसको केवल देखना कितना आसान करता है क्वेश्चन को। इसके लिए डिस्टेंस सर्किट ऑब्जेक्ट व्यू करना है 200 सेंटीमीटर दूर पर, इसका मतलब ये जो मेजरमेंट हुआ ये हो गया नेगेटिव, तो इसके लिए U0 को साइन क्या मिलेगा, नेगेटिव। जो डिस्टेंस है 200 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पे इस पर लगा लूँगा फार्मूला, फोकल लेंथ फार्मूला, और बोलूँगा V0 इज इक्वल टू U0 F0 अपॉन F0 प्लस U0। U0 माइनस 200, F0 40 अपॉन F0 40 माइनस U0 200। ऊपर आपके पास है माइनस 200 इंटू 40 और नीचे माइनस 160, माइनस साइन चल रहा है, दोनों जगह से कैंसिल होकर प्लस हो गया, ये हो गया आपका 50 सेंटीमीटर पॉजिटिव V0। दिख भी रहा था कि इधर बनेगा तो पॉजिटिव होगा। अब ये इसको जस्ट जो इसने बनाया इसके लिए V0, ये इसका आई लेंस का होना चाहिए फोकल पॉइंट, ताकि ये डिस्टेंस बन जाएगी इसके लिए क्या, FE। जो इसका UE है, UE वो FE बन जाएगा। तो इस समय लेंथ ऑफ ट्यूब क्या हो जाएगी, V0 प्लस FE। तो मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया, V0 प्लस FE इस समय लेंथ ऑफ ट्यूब हो गई, और V0 निकला था 50, FE क्या दे रखा है 4, यानी कि जवाब हुआ 54 सेंटीमीटर। कितना इजी लगा क्वेश्चन, डायग्राम बनते लग रहा है। ये डायरेक्शन मेजरमेंट V0 पॉजिटिव, अगर इसको साइन बोलूंगा तो अपने आप क्या होगा, UE होता, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ होता तो क्या बोलते हैं माइनस, फिर आपसे बोलते हैं इसको बनाना है हमको मानो 25 पर, तो आगे यहाँ पे यूज कर लो फोकल लेंथ फार्मूला, दो ही तो लेंस है, बस रे के डायरेक्शन में चलो, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। दो खास कंडीशन होती है, या तो नॉर्मल या फिर स्ट्रेन कंडीशन। रिलैक्स आई यानी कि इनफाइनाइट बने इमेज, और अगर स्ट्रेन आई तो बने D इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पर। अब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब आ गया माइक्रोस्कोप। ओके, ऑब्जेक्टिव लेंस F0, आई लेंस थोड़ी ज़्यादा है, होनी चाहिए नो डाउट, डिस्टेंस L ट्यूब दे दी। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड वन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट द लीस्ट। ओ हो, उल्टा रिवर्स गियर में गाड़ी चल रही है। अब आप फॉरवर्ड गियर में क्या, अगर रिवर्स गियर में आपने गाड़ी चला ली तो अच्छे ड्राइवर बन जाओगे आप। जो ड्राइवर रिवर्स गियर में भी गाड़ी चला ले उससे अच्छा कोई ड्राइवर नहीं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आई लेंस, मेन काम इस समय आई लेंस का है, इसलिए उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। दिख रहा है 6.25 थोड़ी ज़्यादा है। अब क्वेश्चन रिवर्स कर रहा है, फाइनल इमेज बननी चाहिए किस पर, 25 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब ये जो फाइनल इमेज है इसको बोल रखा है डायरेक्शन उल्टा होकर -25 सेंटीमीटर, क्योंकि D कितना होता है 25 सेंटीमीटर। अब मैं रिवर्स चलूंगा, केवल इतना बोलूंगा, आप कर लेंगे क्वेश्चन को। यहाँ से स्टार्ट करूंगा, इसकी फोकल लेंथ है, इसका V है, फोकल लेंथ फॉर्मूला यूज करूंगा, इसका UE निकालूंगा। U निकालने के बाद जो रिमेनिंग L माइनस U होगा वो इसके लिए बन जाएगा U0, मतलब V0, और V0 का मतलब इससे बाद में आ जाएगा कि U0 क्या होगा, यानी रिवर्स गेट चल रहा है। वापस देखना, VFE निकालो, फोकल लेंथ फॉर्मूला यूज करो, UE, L माइनस UE वो आ गया V0, और V0 F0 निकालो, U0, खत्म। आपसे पूछा है कि हमको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, यानी कि हमारा स्टेप ऐसा चला, V मालूम है, FE मालूम है, इससे निकाल लो UE, UE को L माइनस UE करो, ये हो जाएगा आपका V0, V0 यूज है, F0 यूज करो और निकाल लो U0, खत्म। एक बार यहाँ पर लेंस मेकर, लेंस फोकल लेंथ फार्मूला, एक बार यहाँ पर फोकल लेंथ फार्मूला, रिवर्स गियर में FE V UE, L माइनस UE V0, V0 F0 U0, आंसर। अपने आप आपका U0 जो आना है वो नेगेटिव आना है, आपसे दूरी पूछिए इसलिए आपको साइन पॉजिटिव करना है। कर सकते हैं, ट्राई कर लेना।
ये -25, ये मालूम है, ये मालूम है, यहाँ से निकालो यू ई, L इज इक्वल टू V0 प्लस यू ई की वैल्यू यहाँ रख दो, जो नो डाउट मैग्नीट्यूड में रखना है, L यहाँ से निकालो V0 को यूज़ करो, V0 इज इक्वल टू F0 U0 अपॉन F0 प्लस U0, ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, यहाँ से ये कर लो, खत्म। फिफ्थ इमेज ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट मिरर M2 इज, बना सकते हो, कर सकते हो आप ऑप्शन देके भी, लेकिन फिर भी एक हल्का सा आइडिया, या M1 या M2। पहली इमेज यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे बनेगी 30 पर, बीच में डिस्टेंस चली 35। और इसको करने का तरीका, ये 40 पर, ये 65 पर, फिर 35, 40 35, 75 पर, 100 पर, फिर 35, 100 प्लस 35, 135, 75 प्लस 35, 110, फिर 35, 145, 170। फर्स्ट इमेज ये M2 की बात चल रही है, ये M1 की बात चल रही है। सेकेंड इमेज, थर्ड इमेज, फोर्थ इमेज, फिफ्थ इमेज, ये बात M2 की, ऐसे इधर फर्स्ट सेकेंड M1 के लिए, इधर भी 5 इमेज, इधर भी 5 इमेज। पूछा 5वें, तो इसलिए मैंने 5 तक बना दिया। अब क्या लिखा है, कहाँ पर M2 है, कहाँ M1, ध्यान से करना। 65 फ्रॉम M2 गलत, क्योंकि हमारा जवाब जा रहा है 2, 5 पे या तो 45, 145 या 170 आएगा। 145 फ्रॉम, ये सही है। 170 और M2 गलत, 170 और M1 होता, अगर M1 करते तो ABCD बन सकता, क्वेश्चन ये गलत हो गया। 135 ये तो आपका पहले आ गया, 4th हो गया, तो ये भी गलत हो गया। ऐसा आप आराम से कर सकते हैं। तो एक प्लेन मिरर का क्वेश्चन सिंपल ऐसा भी आप कर सकते हैं आराम से। तो ये आपका 10 कदम इस टॉपिक के साथ रे ऑप्टिक्स की बात समाप्त। 3 क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं, और ये तो रे जो हमेशा चलती रहती है, रुकती नहीं है। तो आज का गुरु मंत्र भी उसके हिसाब से बच्चों, जिनको अपने कदमों की काबिलियत पे विश्वास होता है, मंजिल पे वही जाते हैं, वही पहुंचते हैं। इसलिए कभी रुकना मत, कितनी भी परेशानी आ जाए, इंसान कभी बाहर की जो चुनौतियां उससे नहीं हारता, अंदर की मनस्थिति से हार जाता है। हम उससे घबरा जाते हैं। इसलिए बस मन को जीत लो, और जिसने मन को जीत लिया वो कुछ भी जगह जीत हासिल कर सकता है। ओके, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।